कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपना पाठ भी बड़े ही मन से याद भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग कक्षा 6 पाठ 4 जीवों में अनुकूलन। तो चलिए इस पाठ के प्रश्न और उत्तर देखते हैं, हम लोग याद करते हैं और एक बार फिर से आप वीडियो को सुनकर अपनी कॉपी पर लिखेंगे भी। तो पहला प्रश्न, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर है मरुस्थलीय जीव। अगला प्रश्न, कुछ जीव ऐसे हैं जो जल तथा स्थल दोनों जगह पर रह सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर है उभयचर। उभयचर यानी कि जो जल पर भी रहें और थल पर भी रहें। अगला प्रश्न, मछली सांस कैसे लेती है? तो उसका सही उत्तर है गिल्स के द्वारा। अगला प्रश्न, मेढक कहाँ रहते हैं? तो मेढक जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं। अगला प्रश्न, वास स्थान की परिभाषा लिखो। तो वास स्थान जिसे इंग्लिश में हैबिटेट कहते हैं, तो वह स्थान जहां किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध रहती हैं, उसे उसका वास स्थान कहते हैं। यानी कि हम भी वहीं रहेंगे जहां हमें ये सब सुविधाएं मिलें। तो वातावरण में सजीवों को वास स्थान जल, स्थल, वायु तथा मरुस्थल होता है। अगला प्रश्न, अनुकूलन क्या है? यानी कि एडेप्टेशन, अनुकूलन। तो उसका सही उत्तर है आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो जीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। अगला प्रश्न, पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता? आखिर पक्षी कैसे उड़ लेते? तो उसका उत्तर है पक्षियों में अग्रपाद का पंख में रूपांतरण। देखिए सभी के 4 पैर होते हैं, लेकिन पक्षियों के जो आगे के जो 2 पैर होते हैं वो पंखों में बदल जाते हैं और उनकी खोखली हड्डियां तथा वायुकोश उड़ने में सहायता करते हैं। उनकी हड्डियां भी खोखली होती हैं, इसलिए उनका वजन भी कम होता है और छोटे छोटे छिद्र रंध्र भी होते हैं, इसलिए वो आसानी से उड़ लेते हैं। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं? तो ऊंट में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर। अब लंबे पैर होते हैं जिससे गर्मी उनको, जो जमीन की गर्मी उनको कम लग पाती है। गद्देदार जो उनके खुर रेगिस्तान के लिए अनुकूलित हैं और कई दिनों तक वो बिना पानी पिए रह सकते हैं। अगला प्रश्न, जल में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? वह उदाहरण भी दीजिए। तो जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव कहते हैं, जैसे मछली, सिगाड़ा, जलकुंभी, कमल आदि। ये सभी क्या है? जलीय जीव। अब इनमें से कुछ वनस्पति भी हैं। प्रश्न 10, स्थल पर रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो उसका उत्तर है कि स्थल पर पाए जाने वाले जीवों को स्थलीय जीव कहते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, बैल, कुत्ता, बिल्ली, नीम, आम, अमरूद, महुआ। ये जो सब हैं ये सब स्थल पर रहते हैं। अगला प्रश्न, मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतु व पौधों के नाम बताइए। तो जैसे कि ऊंट व नांगफनी का पौधा। अगला प्रश्न, मछली जल में जीवित रहती है और बाहर निकलने पर छटपटाने लगती है, क्यों? तो उसका उत्तर है कि मछली जल में घुली ऑक्सीजन को गिल यानी कि क्लोमो के द्वारा ग्रहण करती है। मछली के गिल होते हैं और जल से बाहर निकलने पर वह सांस नहीं ले पाती और मर जाती, क्योंकि उसे ऑक्सीजन तो पानी से ही मिलती है। हम लोग हवा से ऑक्सीजन लेते, वो पानी से लेती। अगला प्रश्न, आम के पौधे को तालाब में रोप दें तो क्या होगा? आम के पौधे को पानी में रोप दिया जाता है तो आम की जड़ें श्वसन क्रिया नहीं कर पाती और पौधा समाप्त हो जाता है, उसकी जड़ सड़ जाएगी। अगला प्रश्न, ऊंट के कुबड़ में संचित होता है, क्या संचित होता है? वसा। अगला प्रश्न, अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृद तक जलीय पौधों में पाया जाता है। जो जलीय पौधे होते हैं उनमें जड़ें गहरी नहीं होती हैं, बहुत कम जड़ें विकसित होती हैं। अगला प्रश्न, आलू एक भूमिगत क्या है? पौधा है, भूमिगत। अगला प्रश्न, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? तो पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं।
अगला प्रश्न, मेढक जल तथा स्थल पर श्वसन किस प्रकार करता है? तो मेढक जल में त्वचा द्वारा और स्थल पर फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। अब देखिए, मछली गिल के ही द्वारा करती तो जमीन पर आकर फड़फड़ाने लगती है, जबकि मेढक जो होता है वो दोनों जगह सांस ले सकता है। एक जगह वो फेफड़ों से लेता है और एक जगह अपनी त्वचा से। अगला प्रश्न 19, जलीय पौधों की विशेषताएं बताइए। तो जलीय पौधों का शरीर कोमल तथा कमजोर होता है, क्योंकि इन पौधों के शरीर के सभी भागों में मृदु उत्तक अधिकता होती है। किसमें? जलीय पौधों में। तो साथ ही और काष्ठीय उत्तक अत्यंत अल्प मात्रा में, यानी कि उनके अंदर लकड़ी जो उत्तक होते हैं, यानी कि जो ठोस होते हैं, मजबूत वो कम होते हैं, और मृदु यानी कोमल उत्तक अधिक होते हैं। और काष्ठी उत्तक अत्यंत अल्प मात्रा में, पत्तियां पतली कटी फटी तथा तैरने की अवस्था में होती। पत्तियों में प्रायः रंध्रों का अभाव होता है, चिकनी पत्तियां होती हैं। अगला प्रश्न, मछली का शरीर जलीय जीवन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? तो उसका उत्तर है कि मछली के शरीर पर स्थित जलरोधी सल्क, यानी कि उसकी त्वचा चिकनी होती है। जल क्लोम धारा रेखित शरीर जलीय जीवन के लिए अनुकूल है। उसका शरीर धारा रेखित होता है, इसीलिए वो तैर लेती, और बोट के तरीके से, नाव की तरीके से उसका भी शरीर होता है। अगला प्रश्न, ऊंट किस प्रकार से रेगिस्तान के लिए अनुकूलित है? तो ऊंट में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलुए रेगिस्तान के लिए अनुकूलित हैं। पक्षी किस प्रकार से वायु में उड़ने के लिए? तो पक्षी के अग्रपाद का पंख में रूपांतरण, खोखली हड्डियां तथा वायु कोश उड़ने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय पादपों के जो मरुस्थल के जो पौधे होते हैं के अनुकूलन की विशेषता बतलाइए। तो तना मासल चपटा, हरा एवं स्पंजी होता है, जो भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का कार्य करता है। यानी उनका तना तो मोटा होता है और उसी में भोजन बनता है और उसी में जल संचित रहता है, जैसे नागफनी। और जड़तंत्र अधिक फैला हुआ और भूमि में जल प्राप्त करने के लिए अधिक। और जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं, कोई भी, जैसे बबूल, कीकर, कुछ भी, उनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं जिससे वो पानी को अवशोषित कर सकें। तीसरा, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में या सल्कों के रूप में पाई जाती हैं, जिससे कि उनके अंदर जो ट्रांसपिरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम हो। नागफनी, शतावर, ये सब पौधे होते हैं। पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धसे रहते, जिससे बाष्पोत्सर्जन कम होता है। अगला प्रश्न, वायुकोश पक्षियों में पाए जाते, सल्क मछली में पाए जाते, मेढक के पाद जाल होते हैं, और जलकुंभी उपचर्म और चिड़िया के पंख होते हैं। अगला प्रश्न, जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। तो जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे क्लोम, गिल होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख होते हैं। गर्दन का अभाव होता है। आंखों पर निमेषक पटल होते हैं, जिससे कि सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश व श्वसन के लिए अनुकूलित हैं। और 26वां प्रश्न, उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। तो मेढक के पश्चपाद के पादप जाल जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करते। मेढक के पिछले पैर काफ़ी लंबे होते, जिससे वो कूदते हैं। इसके अतिरिक्त ये जल में त्वचा तथा स्थल पर फेफड़ों द्वारा श्वास। अब कुछ प्रश्न और रह गए, उनको भी हम सुन लें। मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा? तो ये मरुस्थल में उगता है, स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। किन्हीं दो उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। मेढक, कछुआ, जो दोनों जगह रहते हैं। जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका, तैरने में सहायता करते हैं। अपने आसपास भ्रमण करके जल, स्थलीय व वायुवी पक्षियों व पौधों के नाम बताइए। तो अंतिम प्रश्न है, जलीय हैं मछली, मेढक, सिंघाड़ा, हाइड्रला जो पौधे हैं। स्थल पर रहने वाले जीव जंतु ऊंट, बिल्ली, कुत्ता, शेर, और पौधे कनेर, नागफनी, नीम, आम। और वायुवी हवा में तितली, मक्खी, तोता, कबूतर। और हवा में कोई भी पौधा नहीं उगता। तो ये था आपका पाठ, आपने सुना। एक बार फिर से सुनको आप याद करेंगे और इसी तरह आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार।